Welcome to Host Books, a podcast series on scaling the business with EY. इसमें हम होस्ट बुक की बहुत सारे सीरीजेस हुए हैं और मोस्टली हम लोग सीरीजेस किया है विथ इंटरनल टीम. आज हमने ये सोचा है कि लेट्स ब्रिंग सम एमिनेंट पर्सनालिटीज फ्रॉम द इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड द बिजनेस नुआंसेस. ये समझना है कि बिजनेस कैसे डिफरेंट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है और हाउ technology, specifically an ERP, helps the business to grow the functionality of the business and the dynamics of the business. तो मैं होस्ट बुक की को फाउंडर एंड सीईओ हूँ. मेरा नाम विश्वजीत मिश्रा है. होस्ट बुक स्टार्ट हुआ था 2009 में with an aim to provide world class business management software to the SME and enterprise customers. With this journey, this has been a long journey so far, and have customers of around 5 lakh customers in India, 1 lakh plus customers in across different parts of the globe. As a company, our product has been proven as a market leader. तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए. तो आज मेरे साथ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, सचिन गुप्ता जी हैं. ही इज़ ए एमिनेंट फिनेंस प्रोफेशनल और ए कंसल्टेंट टू डिफरेंट बिजनेसेस इन दर ग्रोथ जर्नी. तो सचिन जी एक सीए हैं और आईआईएम एलुमनी हैं. मोटा मोटी उनका कैरियर है, 21 साल का जो फिनेंस कॉर्पोरेट कैरियर है. 5 साल इन्होंने डिफरेंट बिजनेस को ग्रो करने में टाइम स्पेंड किया है. तो ये 26 साल की जो एक्सपीरियंस है उसके बीच में कुछ बड़े बड़े कंपनीज का नाम आता है. तो सीएफओ रहे एलजी में, ब्लू डार्ट में, टोल में. उसके बाद उन्होंने सिंगापुर में भी काम किया है, साउथ अफ्रीका में भी काम किया है. एंड उनका एक्सपीरियंस, उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस में उन्होंने अराउंड 67 कंट्रीज में एसएपी का इम्प्लीमेंटेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था टोल में. या जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे उसमें उनका बहुत सारा दर्द है. वो दर्द को भी समझेंगे और उनकी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री फोकस्ड अप्रोच एज ए प्रोडक्ट कैन हेल्प द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस. सचिन जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए. और मैं अपने दूसरे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके पास आऊँगा. बहुत सारे क्वेश्चंस है बिल्कुल, और बहुत सारे लर्निंग्स भी है आपकी जो हम शेयर करेंगे. एज ए कंपनी विल ऑब्जर्व दोज लर्निंग्स और इंडस्ट्री को भी समझ में आएगा कि हाउ यू कैन हेल्प देम टू ग्रो इन दैट. मेरे साथ अभिजीत दत्ता जी है. हम जिनको प्यार से दादा बुलाते हैं. इंडस्ट्री में इनका नाम दादा के हिसाब से जानते हैं लोग. अभिजीत सर उर्फ दादा जो है, ही कम्स विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स. इनको ना इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का पितामह बोला जाता है. ही हैज क्रिएटेड मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया, created their stepping stones to taking them to new heights. कुछ कंपनी जैसे है आपकी रेकिट है, देन नोकिया है, एचसीएल है, निविया है. ये सब बड़ी मार्की कंपनी में आने के बाद एक आईटी कंपनी में उन्होंने कुछ काम स्टार्ट किया है. कुछ काम किए टैली में. आई थिंक ही वाज द सीबीओ फॉर ऑलमोस्ट 5 years. ही लेड द बिजनेस फॉर टैली ऑलमोस्ट 5 years. देन उन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, फ्यू ऑफ देयर फ्रेंड्स कॉल्ड बिलीव, जहाँ से ये स्टार्टअप को उन्होंने 3 साल के अंदर 0 to 200 crores को ग्रोथ दिलाया था. तो इनकी जो वर्सेटिलिटी है, बिजनेस चलाना, बिजनेस को मैनेज करना और बिजनेस को स्केल करना. दादा, वेलकम टू दी पॉडकास्ट. थैंक यू. आई थिंक आई हैव नॉट मिस्ड. छोटा सा करेक्शन, टैली में आई वाज एक्चुअली हेडिंग द चैनल सेल्स. सो my last assignment is where I was the CBO for the startup. So हाँ, मैंने जानबूझ के इसीलिए बोला कि टैली जैसे बिजनेस में चैनल सेल्स ही मेन था. हाँ. और जो चैनल सेल्स को हैंडल करता है, मोटा मोटी बिजनेस को पूरा हैंडल कर रहा है. सो दैट इज हाउ एक मुझे भी इनके बारे में इनपुट पता है कि 200 करोड़ के टर्नओवर को ही हैज टेकन टू 1000 crore. या So you missed out that. Sir, I was a part of a fantastic journey, so I would consider myself lucky for that. Definitely. तो सर ये सब चीज़ों में मतलब since you both have eminent and dignified experience in the industry, और जहाँ पे आपने गए हैं,
वहाँ में बहुत सारे चैलेंजेस आपने सॉल्व किया होगा, बट अभी जो करंट इकोनॉमी जो इंडिया का चल रहा है, और जो जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आता है, तो बिजनेस करने का जो तरीका है ना वो चेंज हो गया। एब्सोल्युटली। बिजनेसेस हैव बिकम मोर डायनामिक। डायनामिज्म में ये हुआ कि दो तरीके से डायनामिज्म हुआ है, एक तो ज्योग्राफी डायनामिज्म हुआ एंड प्रोडक्ट डायनामिज्म हुआ और सर्विसेज डायनामिज्म हुआ। सेकेंड थिंग क्या है जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो मिड साइज एंटरप्राइज जिसको हम बोलते हैं या मिड एमर्जिंग एंटरप्राइज जो है बोलते हैं, दिस एंटरप्राइजेस हैव टेकन द फोरफ्रंट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। 47-48% यही लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी। आई थिंक दे आर द मेजर सिंगल कंट्रीब्यूटर टू द इंडस्ट्री। सचिन जी, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो डायनामिज्म चेंज हुआ है, आपने बहुत सारी इंडस्ट्री को हैंडल करते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री को क्लोजली कंप्लीट करते हैं, और जो आपकी प्रोफाइल में कुछ कंपनीज है व्हिच आई डोंट वांट टू नेम देम, सो उस कंपनी में you are playing an important role to make them growth efficient in terms of financing, in terms of operation, in terms of financial viability. तो आपके हिसाब से इंडिया का जो इकोनॉमी में डिजिटल प्ले और डिजिटल अडॉप्शन का कितना बड़ा स्कोप है, और डिजिटल अडॉप्शन में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया है, एंड हाउ दोज कैन बी एलिमिनेटेड, और वहाँ पे जैसे हम जैसे प्रोडक्ट कंपनी है, सॉफ्ट होस्टबुक्स जैसे प्रोडक्ट कंपनी, हाउ दे ऐड वैल्यू इन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन इंडिया के सिनेरियो में। मैं उस दौर का आदमी जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी कंप्लीट करी थी वे बैक इन 97, तो इंडिया की इकोनॉमी 91 के अंदर जस्ट ओपन अप हुई थी। तो ओपन अप होने के बाद जनरली क्या होता है कि जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं वो इंडिया में आके अपना एस्टैब्लिशमेंट कर देती। तो उस एस्टैब्लिशमेंट के दौरान वो जो टेक्नोलॉजी लेके आ रही थी, वी वर लाइक बिलीविंग ऑन दोज टेक्नोलॉजीज। होम ग्रोन हमारे पास क्या था, टेली 5.4 था या 6.3 आ रहा था, तो हम लोग तो उस टेली को लेके ग्रो किए हैं, बट जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थी वो बाहर से हमारे पास आ रही थी, और इंडियन एंटरप्राइजेस दे वर नॉट गोइंग ग्लोबल। तो हमारी क्या है, एंटरप्राइजेस अपने में ही मिड साइज़ की छोटी कंपनीज बन रही हैं, या छोटी छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज बन रही हैं, और जो बड़ी कंपनीज बन रही हैं दे वर यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी विच वॉज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो उस वजह से क्या हुआ है कि जो हमारा जो एसएमई और एसएमबी सेगमेंट हम जिसको कहते हैं, वो काफ़ी कुछ सेंटर्ड हो गया 2-3 सॉफ्टवेयर के अराउंड ही। और जब वो कंपनीज ग्रो हुई तो उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमें किस टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो स्टार्टअप सिनेरियो में ये हो रहा है कि बहुत सारी ऐसे स्टार्टअप हैं जो इंडिया से ग्रो होकर ग्लोबल बन रही हैं। टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन किसी भी बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग जो है ना वो सीईओ को बहुत टाइमली लेनी पड़ती है, और सीईओ किस पे डिपेंडेंट होता है, सीएफओ पे। अब सीएफओ अगर कोई भी एक ऐसा होम बेस्ड होम ग्रोन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है जिसके अंदर की इंफॉर्मेशन का एक्सेस उसका पीपल डिपेंडेंट है, तो आप मान के चलिए कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर हमेशा स्ट्रगल करने वाला है। तो उसकी स्ट्रगल को रोकने के लिए अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एंड टू एंड सोल्यूशन देता है, क्योंकि एंड टू एंड सोल्यूशन फाइनेंस का जो सीएफओ होता है ना उसको क्या देखना पड़ता है कि जब मेरी ऑपरेशंस हो रही है, जो ट्रांजैक्शन लेवल पे ऑपरेशंस हो रही है, वहाँ से लेकर फाइनल बैलेंस शीट पीएल जो मेरी बन रही है, अगर वो इंटीग्रेटेड नहीं है तो वो इसी कंफ्यूजन में बैठा रहता है कि यार मेरा कहाँ रेवेन्यू लीकेज हुआ है, कहाँ मेरे कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई है, मैं कॉस्ट को कैसे मॉनिटर करूँ, मैं कॉस्ट को चेक कैसे करूँ। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो सीईओ को दे रहा है तो वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। तो उस केस में मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर में काम किया है। जैसे आपने एसएपी का एग्जांपल दिया था, वेरी रेलेवेंट पॉइंट विच यू मेड इट। मेरे एसएपी के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम मैंने P2P लीड कर रहा था। मैं 1.5 साल हम लोग स्ट्रगल किए टू रोल आउट इन साउथ ईस्ट एशिया, वी कुड नॉट रोल आउट। क्या चैलेंजेस उस टाइम पे आपने फेस किए? सर देखो, एक तो क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज अराउंड सिटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट सॉफ्टवेयर वाज वेरी मैसिव। सो देयर वर अ टीम ऑफ 40 पीपल फ्रॉम द ग्लोबल ऑफिसेस वर फॉर्म्ड टू लीड देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आज आप अगर मेरे को P2P लीड बनाया तो मेरे अंडर में 12 कंट्रीज थी। अब 12 कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेज कंस्ट्रेंट थे, ठीक है, और उनके अंदर जितने भी अकाउंटिंग के बंदे थे उन सबको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में समझाना, उससे पहले उनके प्रोसेसेस को रिफाइन करना। क्योंकि SAP क्या कर रहा था कि हमें पुश कर रहा था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उनके हिसाब से अलाइन कर दो। मुझे तो कभी समझ में नहीं आता था। मेरा बिजनेस करने का तरीका या मेरी कंपनी का बिजनेस करने का तरीका मेरा है। मेरे को वो सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेरे इन बिजनेस करने के तरीकों को कंट्रोल कर सके।
ना कि मुझे कहे कि यार तुम गलत तरीके से काम कर रहे हो, तुम इस तरीके से बिजनेस करो। मुझे लगता है कि वो सही तरीका नहीं है। मैं आज किसी भी सॉफ्टवेयर को उस नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि जो मेरे बिजनेस के अराउंड अपने कंट्रोल्स को बिल्ड करे और मुझे एक बड़ा दायरा दे, जिसको हम लोग कहते हैं एक जियो फेंसिंग कर दे, एक वॉल क्रिएट कर दे, और मैं उसके कंट्रोल सिस्टम के अंदर बैठ जाऊँ और अपने काम करता हूँ। तो CFO को वो अच्छा लगता है। मेरा नज़रिया ये है। जब मैं आपसे लास्ट ईयर जुड़ा था, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था कि इंडिया में भी कोई होम ग्रोन ERP बन रहा है। पता नहीं आप कहाँ छुप के बैठे हुए थे। मैं उस दिन से अपने जो 25 साल का मेरा जो वैक्यूम था उसको मैं कहीं टच कर पाया। एंड सिंस देन आई हैव बीन इंट्रोड्यूसिंग होस्टबुक्स टू मल्टीपल कस्टमर्स बिकॉज आई नो जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं। आज किसी को ग्लोबल जाना है तो वो जाएगा तो वो यहाँ बैठे हुए सारी चीज़ की इन्फॉर्मेशन अपने क्लिक ऑफ बटन पे ले सकता है। सारे कंप्लायंसेस हम उनके मैनेज कर सकते हैं, सारी अकाउंटिंग हम उसकी मैनेज कर सकते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच अ CFO लेंस आई कैन नाउ लुक अप एंड proudly recommend a software which can actually help them out. So मेरा अंडरस्टैंडिंग अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिनेरियो कि वो ग्रो हो रहे हैं, उस इकोनॉमिक सिनेरियो को ग्रो करने के लिए वी नीड सम इंडिया बॉर्न, इंडिया कंसोलिडेटेड ERP जो इंडिया के सिनेरियो को समझ सके और ग्लोबल के साथ मर्ज कर सके। तो आपकी जो इस आंसर से मुझे 3 चीज़ मोटा मोटी समझ में आया कि पहले और आज की डेट में अडॉप्शन जो है टेक्नोलॉजी का लो है और बहुत सारे स्कोप है अडॉप्शन के लिए। एब्सोल्युटली। सेकंड है कि जो भी सॉफ्टवेयर है या जो भी सॉल्यूशंस है वो ना इंटीग्रेटेड नहीं है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस को एब्सोल्युटली करेक्ट, कनेक्ट नहीं कर रहे। वेरी राइटली सर। आज इस CFO आपको ये देखना है कि भाई मेरे जो 4 पिलर है, 5 पिलर है बिजनेस के, 5 पिलर कनेक्ट है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन आए सो दैट यू कैन टेक डिसीजन। एब्सोल्युटली। तो आपने जो ये पॉइंट रेज किया है, अगर जैसे टैली का एग्जांपल में अगर आप दूँ आपको, तो बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट्स हैं जो टैली के साथ ग्रो हैं, तो उनके बॉसेस और उनके जो सीनियर्स हैं या उसके जो प्रमोटर हैं कंपनीज के, दे आर ऑल्सो स्टक टू टैली। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, टैली के इकोसिस्टम को यूज़ कर करके उसी को ERP में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। तो एक सर्टेन लेवल की इन्फॉर्मेशन तो मिलती है, सब जगह मिलेगी भी, बट बाकी उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन एक्सेल में चले जाती है, उसकी ट्रू सैनिटी होती नहीं है, मल्टीपल लोग बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दैट्स अ राइट सिनेरियो फॉर एनी बिजनेस। मुझे तो वैसा चाहिए कि जो मेरे क्लिक ऑफ बटन पे इन्फॉर्मेशन मेरे को मिले एज अ CFO, मुझे वो चाहिए, क्योंकि मैं वही इन्फॉर्मेशन CEO को बोलूँगा ना, हाँ सर ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, प्लीज़ गो अहेड एंड टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट। मेरा बोर्ड मुझसे क्या चाहेगा कि यार मुझे इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो वो वैलिडेट करके दो आप। अभी वैलिडेशन के लिए अगर मुझे 50 लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा हर बार, तो मेरे लिए चैलेंज है सर। वो सही है, बिल्कुल, मतलब आप अपने जगह पे बिल्कुल सही हो। एंड ये हर किसी को समझना भी चाहिए और ये देर सवेर ये सबको समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि प्रोडक्ट या सॉल्यूशन वो होना चाहिए जो बिजनेस के साथ साथ चले और बिजनेस को जो यूजर है ना वो समझ में आए। एग्जैक्टली। अगर आप किसी को एक्सेल का प्लस माइनस नहीं है और आप उसको बोलते हो कि मैक्रो बनाना है, वही जो कम्प्लेक्सिटीज है, सिमिलरली और जिसको छोटा प्रोडक्ट चलाना था आप उसको SAP लेके चले जाओ, वो चैलेंजेस होती है। एग्जैक्टली। दादा एक बात बताइए, तो आप अपने लाइफ में डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री को आई थिंक अराउंड 75% ऑफ योर कैरियर हैज बीन गॉन टू दैट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ना बहुत सारे पेरिनियल चैलेंजेस है जो मुझे समझ में है। जैसे लोग बोलते हैं कि सेकेंडरी लेवल ऑफ इन्वेंट्री विजिबिलिटी एक चैलेंज है, रीचिंग टू द पीपल एक चैलेंज है, कलेक्शन मैनेजमेंट इज वन ऑफ द चैलेंज है, कैटेगरी ऑफ ट्रिपलिंग एक चैलेंज है, प्रॉफिटेबल मिक्स ऑफ कैटेगरी निकालना एक चैलेंज है। अब ये चैलेंज तो है, ये आगे भी रहेगा, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये सब चैलेंजेस को अगर आप इंडस्ट्री के हिसाब से देखोगे, टेक्नोलॉजी क्या हेल्प कर सकता है इसमें, और टेक्नोलॉजी हेल्प भी कर लेगा तो बॉटम लाइन में क्या ऐड करेगा। आप बोलोगे टेक्नोलॉजी में सारे पॉइंट तो सॉल्व नहीं होंगे, बट क्या मेजर पॉइंट्स है, क्या चीजें जो टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकता है, हाउ वो अगर होस्ट बुक की जर्नी में मान के चलिए वो प्रोडक्ट, वो चीज़ों को हम लेना चाहेंगे या हम एम्बेड करना चाहेंगे, व्हाट वुड बी योर सजेशन कि कहाँ पे हमारा फोकस एरिया होना चाहिए, किस इंडस्ट्री और किस वर्टिकल ऑफ FM डिस्ट्रीब्यूशन को आपके हिसाब से सॉफ्टवेयर की सबसे जरूरत है, हाउ वी आर हेल्पिंग दैम। देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें समझना चाहिए ये है कि बिजनेस पहले आता है, टेक्नोलॉजी बाद में आती है। अगर बिजनेस करेंगे तब टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, अगर बिजनेस से नहीं होगा तो टेक्नोलॉजी के क्या है। तो कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि
सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए बनाया गया, बिजनेस सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बनाया गया, एंड दैट इज हाउ बहुत दे सही शुड बात। बिहेव। कभी कभी हम सॉफ्टवेयर को इतना ओवर रेट करते हैं ना, भूल जाते हैं कि भाई हम बिजनेस करते हैं, ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है। मेरी जो पिछली कंपनी थी, आई वाज फॉर्चुनेट टू वर्क इन अ कंपनी वेयर आई सॉ इट फ्रॉम जीरो टू अ लेवल ऑफ स्केल, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग जर्नी। बट उसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि देखिए, सॉफ्टवेयर आपका दोस्त होना चाहिए आपका बिजनेस का। इट शुड एक्चुअली एक्ट एज अ ग्रोथ कैटलिस्ट, मतलब इट शुड बेसिकली पार्ट ऑफ योर ग्रोथ जर्नी। सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करे बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ना ही उसको रोकने के लिए। इट शुड नॉट बिकम अ लायबिलिटी। और ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा है पिछले, क्योंकि मैं उस समय का, जैसे सचिन ने कहा, मैं उस समय के जनरेशन को बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मैनुअल था सब कुछ। उस समय टैली था बस डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारे, और हम तो फ्लॉपी में मतलब इनवॉइस क्लोजिंग के बाद लेके जाते थे। वो जमाने से मैं काम करता हूँ, और जो हमारी टीम होती थी, मैं जब ग्राउंड लेवल पे काम करता था, हम लोग मार्केट रिपोर्ट भर के लेके जाते थे। दैट वाज बेसिकली दी काइंड ऑफ द बैकबोन ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री, दी मार्केट रिपोर्ट से जो फीडबैक मिलते थे। फ्रॉम देयर टू टुडेज जर्नी वी हैव सीन अ मैसिव ट्रांजिशन। मुझे लगता है आज के दिन पे टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये मैंने दोनों साइड से महसूस किया है। आई हैव बीन ऑन द as I have been a consumer of services from the software. I mean, जब मैं FMCG इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, टेलीकॉम इंडस्ट्री में रह चुका हूँ, तो मैंने सॉफ्टवेयर की यूटिलाइज किया एज अ कस्टमर, एज अ कंपनी, राइट। आई हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इन माय बिजनेस, एंड आई एम ऑन वर्किंग इन टैली। आई हैव आल्सो बीन अ सर्विस प्रोवाइडर, तो मैंने उस एंगल से भी देखा है बिजनेस को, सो फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ इट। बट आई थिंक जो आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसका बहुत एक रिलेवेंट आंसर मुझे लास्ट 3 साल में, जब मैं एक स्टार्टअप हैंडल कर रहा था, उसमें हुई। बिकॉज जो आप सचिन जी भी बोल रहे थे, एंड वेरी करेक्टली सो, देखिए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ द बिजनेस यू आर इन। जब बहुत छोटे बिजनेस होते हो, तो आपके जो भी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंडिया में रूल करते हैं, उनसे आपकी काम अच्छी तरह से चल जाती है, बिकॉज इट्स अ सिंपल सॉफ्टवेयर, एनीबडी कैन यूज इट, एनी अकाउंटेंट कैन यूज इट, एंड यू कैन मैनेज द बिजनेस, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। हम लोग ने जब बिजनेस चालू किया था, तो जीरो से हमने चालू किया, 50 करोड़ 60 करोड़ तक हम बिजनेस मैनेज करते रहे हैं। ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर है, टैली है, उससे हमारी काम होती रही, थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन किया, एंड वी आर एबल टू मैनेज इट। बट जैसे ही बिजनेस बढ़ा, बिजनेस बढ़ते बढ़ते अलग अलग फंक्शंस आने लग गए। वी हैड अ सेल्स फंक्शन सेपरेट, मार्केटिंग फंक्शन सेपरेट, finance, operation, HR, and so many of the functions. अब हो क्या रहा था, देखिए कि हर फंक्शन की अपनी रिक्वायरमेंट है, और मैं सब कुछ, एंड द कंपनी वाज गोइंग टू अ लेवल जब इट इज एक्चुअली काइंड ऑफ एन आउटग्रोन टैली. Yeah, and of course, the software has been positioned like that. I mean, having worked in that company, I know the software has been positioned for a small and, matlab, it actually addresses 80% requirement of 80% of business, and that's how the positioning is. हम उसको stretch करेंगे तो गलती हमारी है, ठीक है? So we are trying to stretch it, as you rightly said. My finance guy and accountants and everything are accustomed to use Tally, right? बट जैसे ही बिजनेस रिक्वायरमेंट चालू हुई, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग इन डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री, आपके पास बहुत कैटेगरीज है, बहुत एसक्यूज है, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट. आप अपना इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो, जो आप प्रोक्योर करते हो उसका इन्वेंट्री कैसे आप उसको प्लान करते हो, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेंट्री से आपको क्यों नहीं, क्या मैनेज करना, क्यों जरूरत है? बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटर का इन्वेंट्री. आपने तो अपना बेच दिया. बट हिंदुस्तान में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, आपने भी सुना होगा, और सचिन भाई तो बिजनेस की है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशनल वर्ड है, वो है क्रेडिट, जिसके ऊपर हिंदुस्तान चलती है. ठीक है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर को 15 दिन का क्रेडिट दिया, 20 दिन का क्रेडिट दिया. जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है, लेकिन कमांड दो कि भाई 20 दिन का क्रेडिट दिया, 20वें दिन पर मैं चेक लगाऊंगा या फिर पेमेंट चाहिए तो मैं बिलिंग बंद कर दूँगा. जब आप छोटी कंपनी हो, जब एक इमर्जिंग कंपनी हो, वो आपको पैसा नहीं देता है. बोले मेरा तो माल ही ऑफ टेक नहीं हुआ, मेरा तो माल पड़ा हुआ है सर. अब मुझे क्या पता है कि माल पड़ा हुआ है क्या नहीं पड़ा हुआ. आई कांट गो टू 400 डिस्ट्रीब्यूटर एंड चेक देयर इन्वेंट्री. तो आई नीड टू हैव अ सिस्टम जहाँ पर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की इन्वेंट्री की विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसका कितना स्टॉक पड़ा हो, उसका कितना माल निकल गया. अब अगर मैं देख रहा हूँ कि मैंने उसको 20 लाख का माल बिलिंग कर चुका और मेरी आउटस्टैंडिंग 20 लाख रुपया का है, और ही हैज लिक्विडेटेड अराउंड 15 lakhs ऑफ इट, 5 लाख रुपया उसके पास स्टॉक पड़ा हुआ है. तो 3 चीज़ें की ज़रूरत है कि कौन सा स्टॉक उसका कम हो गया, आई शुड हैव अ विजिबिलिटी, ताकि मैं उसको रिप्लेनिश करूँ, ताकि मेरी सेल लॉस ना हो. दूसरा, अगर वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है तो मैं इस पैसा को डिमांड करूँ कि भाई आपके तो माल निकल गई, मुझे कम से कम पैसा तो दो. तीसरा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है. अगर आप बिजनेस करने आए हो, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो बिजनेस में, तो आपका दिल वहाँ बिजनेस में जुड़ा हुआ नहीं है. तो मुझे लगता है अ गुड सॉफ्टवेयर कैन गिव यू अ विजिबिलिटी, जिसको हम लोग टिपिकली DMS बोलते हैं,
ठीक है, इन DMS योर सॉफ्टवेयर इन योर डिस्ट्रीब्यूटर सॉफ्टवेयर इन सिंक, और आपका इन्वेंटरी फ्लो होता रहता है। अगर आप किसी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में इसको काम करोगे तो क्या करेंगे, वो एक्सेल में डेटा लेके देंगे और आपका बस लैग रहेगा कि 4 दिन पहले मल्टीपल लैग रहता है सर। एज अ CFO जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, तो आप जो स्कीम्स रन करते हो मार्केट के अंदर, उसकी क्या विजिबिलिटी नहीं मिलती उसकी कि वो माल स्कीम दे भी रहे या नहीं दे रहे। बिकॉज देखिए बड़ी कंपनीज जो है, मैंने रेकिट में काम किया है, मैंने निविया में काम किया, मैंने नोकिया में काम किया है। वन ऑफ द रीजन आई नेवर फेल्ट द नीड टू लर्न अ सॉफ्टवेयर, बट आई लर्न टैली। व्हाई डिड आई लर्न टैली? आई लर्न टैली फ्रॉम द फंक्शनल पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड कि डिस्ट्रीब्यूटर्स में क्या कर रहे हैं, क्या घपला कर रहे हैं स्कीम पे, कि स्कीम मार्केट में जा भी रहा है। Which are talking about a Nokia or a Reckitt Benckiser, we are talking about turnovers in millions, in crores, right? और उसमें बहुत अमाउंट एक्सपोजर रहता है स्कीम का। अगर वो मार्केट में नहीं जा रहा है, दैट मनी इज बेसिकली गेटिंग वेस्टेड। कंपनी इज गिविंग अ सपोर्ट, आप वो मार्केट में नहीं लेके जा रहे हो। आई नीड टू हैव विजिबिलिटी कि मार्केट में एक्चुअली क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में स्कीम दे रहा है क्या, जो पैसा उसको सपोर्ट में दिया है वो यूटिलाइज हो रहा है क्या, मेरी इन्वेंट्री सही जगह में पहुंच रहा है क्या, कौन सा इन्वेंट्री पड़ा रह गया, कौन सा इन्वेंट्री निकल इसका गया। पूरा इम्पैक्ट आपका ब्रांडिंग पे है, आपका पूरा इम्पैक्ट रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, आपका पूरा इम्पैक्ट कस्टमर ऑफटेक पे है। Absolutely. क्योंकि फाइनल कस्टमर ऑफटेक बहुत जरूरी है। अगर उसकी विजिबिलिटी को सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता तो बिजनेस के अंदर उस पैसे को खर्चे करने का कोई वैल्यू नहीं है ना।